आपके सामने है चार्ल्स डिकेंस की नोवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज। और आज हम पढ़ने वाले हैं इस नोवेल का चैप्टर नंबर 1 रिकॉल टू लाइफ का सेकंड पार्ट। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए अब सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगली सुबह मिस्टर जार्विस लोरी आखिरी बार अपने आप को तैयार कर रहे थे, इससे पहले कि वो ब्रेकफास्ट करने के लिए रॉयल जॉर्ज नाम के एक होटल के डाइनिंग रूम में जाएं। इससे पहले वो अपने आप को तैयार कर रहे थे। ये उनके लिए एक बड़ा ही मुश्किल दिन होने वाला था, एक ऐसे इंसान के लिए जिन्होंने अपना पूरी ज़िंदगी एक बिजनेस जिसमें लेन देन होता है ऐसे कामों में बिता दी। उन्होंने एक ऐसी मुलाकात की उम्मीद नहीं की थी जिसका मामला गहरी भावनाओं से जुड़ा हुआ हो। अपनी उम्र के दूसरे व्यक्तियों से अलग मिस्टर जार्विस लोरी ने कभी शादी नहीं की, और वो इस बात को भी स्वीकार करती हैं कि उन्होंने अपने काम से ही शादी कर ली है। अगर उनसे इस बारे में पूछा जाए तो उन्हें इस बारे में भी कोई पछतावा नहीं होता। वो पहले ही टेल्सन्स बैंक के लिए 30 सालों से ज़्यादा समय तक काम कर चुकी हैं, और टेल्सन्स बैंक के सबसे ज़्यादा भरोसेमंद एम्प्लॉय में से वो एक है। अब नेक्स्ट पेज में इनके पहनावे के बारे में बताया गया है कि उन्होंने क्या पहना हुआ है और वो किस तरीके से तैयार हो रही हैं। यहाँ पे बताया गया है कि हर रोज़ की तरह उन्होंने ब्राउन सूट पहना है। वो अपना ब्राउन सूट पहन रही हैं, वो सूट जो उनके बाकी ब्राउन सूट से बिल्कुल भी अलग नहीं है, वो सूट जो वो हमेशा अपने काम के दौरान अपनी पूरी ज़िंदगी पहनते हुए आए हैं। वो अपनी सामने वाली दीवार में टके मिरर में अपने आप को देखते हैं और अपनी छोटी सी वो ब्राउन विग को अपने सिर के ऊपर लगाते हैं। विग आप जानते ही हैं नकली बालों को कहा जाता है। अपनी विग को वो लगाते हैं और वो अब उस मुलाकात के लिए अभी भी तैयार नहीं थे, पर लेकिन वो जानते थे इस मुलाकात को टाला भी नहीं जा सकता। जब मिस्टर जार्विस लोरी अपने ब्रेकफास्ट को ख़त्म करते हैं तो एक वेटर उनके पास बड़ी ही ध्यान से उनके पास एक टेबल के पास आता है। तब वो वेटर कहता है, मिसिस मैनेट का आपके लिए एक मैसेज है। वो आपको आपका स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तब मिस्टर जार्विस लोरी उस वेटर को धन्यवाद करते हैं और मिस्टर जार्विस लोरी एक गहरी सांस लेकर अपनी चाय के आखिरी घूंट भरते हैं और फिर उस वेटर के पीछा करते करते मिस मैनेट के अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो वहां पर एक यंग लेडी खड़ी हुई थी, एक नौजवान लड़की खड़ी हुई थी जिसकी उम्र 17 साल से ज़्यादा नहीं लग रही थी। वो एक आग से जलती हुई चिमनी के सामने खड़ी हुई थी। उसका कद थोड़ा सा छोटा था और वो बड़े ही शान से वहाँ पर खड़ी हुई थी। एरोक्रेस्टिक एयर का मतलब होता है, सॉरी, एरिस्टोक्रेटिक एयर का मतलब होता है एक शान शौकत में, ठीक है। तो एक शान शौकत में वो वहाँ पर खड़ी हुई थी और बड़े ही घुंघराले उसके बाल थे। जब वो अंदर गए तो उस लड़की यानी मिस मैनेट की ब्लू आइज मिस्टर जार्विस लोरी से मिली। उन दोनों की नज़रें आपस में मिली। एक जांच वाली नज़रों से देखने के बाद मिस्टर जार्विस को ये पता चला कि इस लड़की को यानी मिसिस मैनेट को ये नहीं पता है कि क्यों इस व्यक्ति से मिलने के लिए बैंक ने इनसे कहा है, यानी मिसिस मैनेट से बैंक ने ऐसा क्यों कहा है कि इस व्यक्ति से मिलो, और वो भी एक ऐसी अजीब परिस्थितियों में। अजीब परिस्थितियों के बारे में क्यों बताया हुआ है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि इस समय मैंने पहले ही चैप्टर में बताया था कि क्या चल रहा है इस समय, ठीक है। तो नेक्स्ट है मिस्टर जार्विस लोरी। मिस्टर जार्विस लोरी उस सुंदर चेहरे को देखती हैं, उसकी नाक को पहचानने की कोशिश करती हैं, उसकी खुशनुमा आंखों को देखती हैं, उस छोटी बच्ची की जिस छोटी बच्ची को उसने करीबन 16 साल पहले देखा था। मिसिस मैनेट मिस्टर जार्विस लोरी से कहती है कि सच में क्या आप ही मिस्टर जार्विस लोरी हैं? शायद आप ही मिस्टर जार्विस लोरी हैं। तो मिस्टर जार्विस लोरी जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ मैं ही मिस्टर जार्विस लोरी हूँ, मैं टेल्सन बैंक से आया हूँ, लंदन से। तो तो मिसिस मैनेट मिस्टर जार्विस लोरी को बैठने के लिए बोलती है। वो दोनों एक आग के सामने एक छोटे से टेबल के पास बैठ जाती है। तब मिसिस मैनेट कहती है कि शायद आप मेरे पिता की प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बात करने आए हैं, मुझे ऐसा ही लगता है। मिस्टर जार्विस लोरी नहीं जानते थे कि अपनी बात को वो कहाँ से शुरू करें, क्योंकि उनकी मुलाकात ही ऐसी थी, वो कुछ और बताने आए थे यहाँ पर। तब वो अपनी बातों को शुरू करते हुए कहते हैं, मिसिस मैनेट, मैं करीबन अपनी पूरी ज़िंदगी टेल्सन्स बैंक के लिए काम कर चुका हूँ, यानी अपनी पूरी ज़िंदगी टेल्सन्स बैंक के लिए काम करता हुआ आया हूँ। और मैंने अपने काम के 15 साल की शुरुआत में मैंने पेरिस में काम किया था। टेल्सन्स बैंक का जो काम है वो पूरी जगह जो है फैला हुआ है, ये आप तो जानते ही हैं।
तब मिसिस मैनेट कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, पर मन ही मन वो कुछ और बातें भी सोच रही थी। वो सोच रही थी ये मुझे इन बातों के बारे में क्यों बता रहे हैं। तब वो अपनी आगे मिस्टर जार्विस लोरी अपनी आगे की बात जारी रखते हुए कहती हैं कि उसी से मैं आपके पिता से मिला। हम एक बिजनेस से एक दूसरे को जान पाए। मैं आप जानते हैं कि मैं बिजनेस में बहुत अच्छा हूँ, पर इसलिए मैं बहुत ही बिजनेस में बहुत अच्छा हूँ, पर इसके बावजूद भी मैं एक बिजनेसमैन हूँ, इसके बावजूद भी अपने निजी कामों में, अपने निजी मामलों में उन्होंने मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया है। यानी आपके पिता ने अपने निजी मामलों पर भी मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया। मिस्टर लोरी, मिसिस मैनेट कह रही है, मिस्टर लोरी, शायद मैं आपकी मदद कर सकती हूँ उन बातों को बताने में जिन बातों को मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे पिता एक डॉक्टर थे और वो विसुवियस में रहते थे। मेरी माँ की उनसे शादी हुई थी, सॉरी मेरी माँ एक इंग्लिश वूमेन थी। और मिस्टर जार्विस लोरी कहती हैं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो आप बता रही हो बिल्कुल सही है। तब वो अपनी आगे की जारी बातों को जारी रखती हुई कहती है कि मेरी माँ सिर्फ 2 सालों तक जिंदा रही जब मेरे पिता की डेथ हो गई। मेरे पिता के बाद मेरी माँ की भी डेथ हो चुकी थी। इसके बाद आप ही थे जो मुझे इंग्लैंड लेकर आए थे और यहीं पर मुझे मेरी टेंसन्स बैग द्वारा मेरी देखभाल की गई। तो मिस्टर जार्विस लोरी कहती हैं कि ये जो आप बातें बता रही हैं कि टेंसन्स बैंक ने आपकी देखभाल की और आपके फादर की डेथ हो गई, तो ये पूरा सच नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत अलग बात है। तो वही बात ये यहाँ पर बतानी आई हैं। वो कह रही हैं कि ये पूरा सच नहीं है मिसिस मैनेट। टेंसन्स बैंक तो सिर्फ आपके पिता की इच्छाओं को पूरा कर रहा था। हमें सिर्फ यही काम दिया गया था कि आपके पिता की जो धन है, आपका पिता का जो धन है उसकी देखभाल की जाए और आपकी भी अच्छे से देखभाल रखी जाए। तब मिसिस मैनेट कहती है कि टेंसन्स बैंक ने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया है। इतनी तारीफ करते हुए वो स्माइल करती है और मिसिस डोरी जो इतनी तारीफों के आदी नहीं थे, उन्हें के चेहरे पर भी एक शर्माहट आ जाती है, मतलब वो भी थोड़े से ब्लश करने लगते हैं, शर्माने लगती हैं। तब वो मिसिस मैनेट को धन्यवाद करते हुए कहती हैं कि धन्यवाद, टेल्सन्स बैग तो सिर्फ अपना काम निभा रहा है मिसिस मैनेट। पर मिसिस मैनेट फिर बीच में रोकते हुए कहती है, पर ये तो बताइए मिस्टर जार्विस लोरी कि आप मुझे क्या बताना चाहती हैं, कि आप यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया गया है, कि आप मुझे क्या बताना चाहती हैं, क्यों मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। तो जार्विस लोरी के चेहरे पर अब चिंता वाले भाव आने लगे थे, वो उनकी बेचैनी बढ़ने लगी हुई थी। उनके चेहरा भी टाइट हो चुका था, उनके लिप्स भी, उनके होठ भी कपकपाने लग गए थे, पर लेकिन उनके होठों से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। ये उनके बातचीत का सबसे मुश्किल वाला भाग था। तब मिस्टर जार्विस लोरी फिर आखिरकार बोलने का साहस करती हैं, ऊपर थोड़ा सा हिचकिचाते हुए वो बोलती हैं, नाउ मिसिस मैनेट, मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर ध्यान दें एक पल के लिए कि हो सकता है कि आपके पिता शायद जिंदा हों। इतनी बात सुनते ही मिसिस मैनेट का मुंह खुला रह जाता है। वो मिस्टर जार्विस लोरी के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लेती है और कहती है कि मिस्टर जार्विस लोरी, अपनी बात को जारी रखिए, बताइए मुझे आगे आप क्या कहना चाहती हैं। तब मिस्टर जार्विस लोरी कहती हैं, मिसिस मैनेट, आप जानते ही हैं कि मैं एक बिजनेस वाला, यही बात वो बार बार दोहराती हैं कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और ये काम मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, ये मसला मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो मैनेट फिर पूछती है कि क्या आप ये कहना चाहती हैं कि मेरे पिता जिंदा हैं। तो मिस्टर जार्विस लोरी कहती हैं कि बोलने के लिहाज से तो वो जिंदा हैं, पर लेकिन वो बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। उन्हें एक पुराने सर्वेंट के घर पर ले जाया गया है, एक पुराने नौकर के घर पर रखा गया है जो कि पेरिस में है, और हम सब वहीं पर जाने वाले हैं। मैं वहाँ जा रहा हूँ उन्हें पहचानने के लिए कि यही मिस्टर मैनेट हैं। तो मैं उन्हें पहचानने के लिए जा रहा हूँ और आपको इसलिए ले जा रहा हूँ जिससे कि आप उनकी देखभाल करके, उनके प्यार से उनकी देखभाल करके उनको सही कर सके। मिस्टर जार्विस लोरी के हाथों में कपकपाने की महसूस होती है, कपकपाना महसूस होने लगता है हाथों का, जब मिसिस मैनेट जब अपनी धीमी आवाज़ में बोलती है। यानी जब मिसिस मैनेट धीमी आवाज़ में होती है तो मिस्टर लोरी उसके हाथों के कपकपाने के को महसूस कर पाते हैं। तब
वो लड़की कहती है मिसिस मैनट, क्या मैं उनका सिर्फ गोश्त देखने जा रही हूँ, उनका भूत देखने जा रही हूँ? जब आप कह रही हो कि वो सब कुछ भूल चुके हैं, वो बिल्कुल बदल चुके हैं, तो क्या मैं सिर्फ उनका भूत देखने जा रही हूँ? क्या वो बिल्कुल नहीं है वहाँ पर? तब मिस्टर जार्विस लोरी कह रहे हैं कि तुम अच्छा भी जानती हो, तुम बुरा भी जानती हो, तुम जानती हो कि क्या अच्छा है, तुम बुरा, और बुरा क्या है, और जल्द ही हम उनके पास ही होंगे, यानी जल्द ही उनके पास में खड़े होंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो तुम्हारे पिता है उन्हें एक अलग नाम से जाना गया है, उन्हें अब एक अलग नाम से पहचाना जाता है। शायद वो अपना पुराना नाम भूल चुके हैं या उनके दिमाग से उनके पुराने नाम को मिटाया जा चुका है। हम इस बारे में जानते नहीं हैं, और अच्छा होगा हम इस बारे में उनसे पूछे भी ना, क्योंकि उनसे पूछना बड़ा ही खतरनाक होगा। और ये समय बहुत ही मुश्किल समय चल रहा है फ्रांस में, यानी फ्रांस में यहाँ पर जो समय है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और ऐसे में हमें यहाँ पर सतर्क रहना चाहिए। पर आपको पता है कि यहाँ पर रिवॉल्यूशन चल रहा था, ठीक है? यह कहानी मैंने पहले ही बताई थी। ये कहानी तब कब की थी? जब रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, लोगों में लड़ाई झगड़े हो रहे थे। तो इसीलिए मिस्टर जार्विस लोरे कहते हैं कि आपको पता ही है कि फ्रांस का ये बड़ा ही मुश्किल दौर चल रहा है, और इस समय हमें बड़े ही ध्यान रखना चाहिए, हमें सतर्क रहना चाहिए। और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस बारे में किसी से ना कहें, जब तक कि हम इंग्लैंड में उन पर पहुँच कर, मतलब उन्हें पहुँच कर, उनके पास पहुँच कर उन्हें इंग्लैंड में नहीं ले आते, तब तक आप उनके बारे में किसी को ना बताएं। ये एक सीक्रेट सर्विस है। और यहाँ तक कि जो मेरे मैसेज है, मेरे नोट्स है, उनको भी बांध कर एक कोड में बदल दिया है, जो कि है रिकॉल टू लाइफ, जिसका मतलब है कि एनीथिंग, जब ऐसी बात को वो कुछ बताने ही वाले होते हैं, यानी मिस्टर जार्विस लोरी कहती हैं कि रिकॉल टू लाइफ का मतलब है, इतने में उन्हें ध्यान होता है कि जो मिसिस मैनट उनको कुछ होने लगा है। वो कहते हैं कि क्या बात है मिसिस मैनट, क्या आप सही हैं? तब मिसिस मैनट बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुपचाप वहीं पर बैठी हुई थी, उनकी आंखें बिल्कुल खुली हुई थी, और उनकी आंखें बिल्कुल मिस्टर जार्विस की तरफ खुली हुई थी, और उन्हीं की तरफ देखी जा रही थी। बिल्कुल उनके चेहरे पर बेहोशी वाले भाव आने लगे थे, वो बेहोश होने लगी थी। मिसेस मैनट ने बड़ी ही कस कर मिसेस जार्विस लोरी के हाथों को बड़ी ही कस कर पकड़ लिया था। और वो मिस्टर जार्विस लोरी नहीं चाहते थे, मिस्टर जार्विस लोरी बहुत ज़्यादा डर चुके थे, वो नहीं चाहते थे कि ऐसे समय में उनको छोड़ा जाए, मतलब मिसिस मैनट को ऐसे समय में उनके हाथ को छोड़ा जाए। तो इसलिए उन्होंने वहीं पर रहते हुए मदद के लिए आवाज़ लगाई कि वो वहाँ से ना हिले, और बिना हिले उन्होंने तेज़ तेज़ आवाज़ लगानी शुरू की कि कोई तो आओ और मदद करो। तभी एक बड़ी महिला जिसके लाल कलर के बाल थे, और लाल से सा उसका चेहरा था, दौड़ती हुई उस यंग लेडी के पास आती है, और उसके पीछे पीछे कुछ सर्वेंट्स आती हैं, कुछ नौकर्स आती हैं। पर फिर उसके साथ बड़ी ही तेजी से, एक युद्ध में एक जनरल की तरह बड़ी तेजी से वो एक हाथ से भरा चाटा मिस्टर जार्विस लोरी की तरफ मारती हैं, शायद उनके शरीर पर मारती होंगी, तो उन्हें वो जाकर दीवार की तरफ जा पड़ती हैं। और मिस्ट्रिस जो मैनेट थी, ठीक है, जो मिसिस मैनेट थी, उनकी पकड़ उनके हाथों से छूट जाती है। मिस्टर जार्विस लोरी अपने आप को संभालते हुए खड़े होती हैं, और ये बड़ा ही अजीब वाक़या था जो उनके साथ हुआ था। वो एक बिजनेसमैन थे, और उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा था कि किसी ऐसी महिला जिसके हाथ उस पर पड़े हुए हों, और वो ऐसे उड़ते हुए दीवार के पास जाकर पड़े हुए हों। तब वो महिला कहती है अपने नौकरों से कि मुझे देखते मत रहो, क्या मुझे बार बार, मतलब मेरी तरफ मत देखो, और ऐसे खड़े मत रहो, मेरी तरफ देखते मत रहो। क्या मेरे ऊपर कुछ लगा हुआ है, या मेरे सामने कुछ ऐसा है जो तुम मुझे देख रहे हो? जाओ कुछ लेकर आओ, कुछ स्मेली सोल्ट लेकर आओ, कुछ कोल्ड वाटर लेके आओ, विनीगर लेके आओ, जल्दी जाओ कुछ लेकर आओ। ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि जो मिसिस मैनट थी वो इस समय बेहोश हो चुकी हैं। तो सभी नौकरों को वो क्या कहती हैं कि कुछ ना कुछ सामान लेके आओ इसको सही करने के लिए। तो सर्वेंट सभी उनके आदेश को मानते हुए रूम की तरफ दौड़ते हुए जाती हैं, और जल्दी जल्दी कुछ सामानों को लेकर आती हैं जो उस लड़की को सही करने के लिए ज़रूरी हैं। जब मिसिस मैनट
सही होने लगती है, मतलब रिकवर होने लगती हैं, तब मिस्टर लोरी जो वहीं पर खड़े हुए सब कुछ देख रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, एक गहरी सी सांस लेती हैं और कहती हैं कि शायद मुझे लगता है कि अब मिसिस मैनट ठीक हो जाएंगी। अब वो महिला जो यहाँ पर आई थी बचाने के लिए, अब वो भी शांत हो चुकी हैं, पर लेकिन शक भरी नज़रों से अभी भी मिस्टर जारविस लोरी को देख रही हैं। उनकी शक भरी नज़रें को वो रोक नहीं सकती। तब मिस्टर जारविस लोरी से उस बात के लिए उन्होंने कहा था ना, मिस्टर जारविस लोरी ने, कि मुझे लगता है कि शायद अब ये ठीक हो जाएंगी। इस बात पर वो महिला कहती है कि हाँ हो तो जाएंगी, पर मुझे आपकी इस बात पर आपको कोई धन्यवाद नहीं करना है, ठीक है, थैंक यू नहीं बोलना है आपको कि आपने ये बात कही। क्या आप इस महिला को, मतलब इस मिसिस मैनट को आप बिना डराए उस बात को नहीं बता सकते थे जो आप बताना चाहते थे? क्या आपका कोई नाम है? तब मिस्टर जारविस लोरी बताती हैं कि मेरा नाम है मिस्टर जारविस लोरी और मैं टेल्सन्स बैंक से आया हूँ, लंदन से, और मैं यहाँ पर मिसिस मैनट को फ्रांस साथ ले जाने आया हूँ। तब वो महिला कहती है, ठीक है मिस्टर जारविस लोरी, शायद मुझे अब लगता है कि आप प्रिपेयर हो चुके हैं कि इस लड़की को अपनी यात्रा पर आपको साथ कैसे ले जाना है और आपको उसकी देखभाल कैसे करनी है। आप आज के इस सबक से सीख गए होंगे। फिर वो अपने बड़े हाथों से, अपने मोटे मोटे बड़े हाथों से उसकी लड़की के यानी मिसिस मैनट के चेहरे पर हाथ फेरती हो और प्यार से कहती है, मेरी अनमोल, मेरी प्यारी बर्ड, मेरी प्यारी पक्षी, क्या तुम सही हो? क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? कुछ पल बाद मिस्टर जारविस लोरी को ये महसूस होता है कि ऐसे मुश्किल समय में ये रेड हेडेड वुमेन यानी लाल बालों वाली महिला हमारे साथ हमारी असिस्टेंट बनकर चलने में बहुत ही सही रहेगी। इस मिशन पर, इस यात्रा में इस रेड हेडेड महिला को ले जाना बहुत ही सही रहेगा, ये हमारे लिए काम आ सकती है। तब वो उस महिला से पूछता है कि मुझे लगता है कि आप भी हमारे साथ आना चाहोगी। तब वो लाल बालों वाली महिला कहती है एक मजाक वाले अंदाज में कि एक एक अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ, एक मजाकिया वाली बात, अगर मैं एक सॉल्ट वाटर को पार कर सकती है यानी समुद्र को पार कर सकती, तो क्या आपको लगता है कि मैं एक आइलैंड पर जन्म लेती? मतलब एक छोटी सी बात, एक जोक सा वो मारती हैं। फिर आगे मिसिस, वो जो महिला थी, वो वहाँ पे मिसिस मैनट के पास से ऊपर की तरफ खड़ी होती हैं, जारविस लोरी को देखती हैं, और जो मिस्टर जारविस लोरी जो सोच रहे थे ये बड़ी ही गुस्सेल वाली महिला है, वो भी ये एडमिट करते हैं, ये भी मान लेती है कि ये दयालु भी है। और ये बात जब वो समझ में आ जाती हैं कि ये महिला जो है ये दयालु भी है, इससे उन्हें एक साहस मिलता है उस महिला से बात करने का। तब वो कहते हैं कि आई कुड हार्डली से मिस, मतलब उन्हें नाम नहीं पता था, तो वो महिला कहती है कि आप मुझे मिस प्रोस कहकर पुकार सकते हैं। यहीं पर ये सेकंड पार्ट ख़त्म होता है। आगे का पार्ट हम इसके बाद शुरू करेंगे, यानी सेकंड चैप्टर। आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसे लगा है, वीडियो कैसी लगी है, इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताना, जैसे कि मैं नेक्स्ट वाले चैप्टर को जल्दी ही अपलोड कर सकूँ। आप वीडियो को आपने आखिर तक देखा है उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।